संसद का बजट सत्र आज शुरू। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। संसद के दोनों सदनों में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6% से अधिक रहने का अनुमान। G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक कल से चेन्नई में शुरू। शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संगोष्ठी। और राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान का आज अंतिम दिन। खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार समाज के वंचित और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सभी वर्गों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार, कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वामपंथी हिंसा अब देश के कुछ जिलों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में अलग पहचान मिली है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय का विश्वास शीर्ष पर है और भारत दुनिया की समस्याओं का समाधान बना है। सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और यह सरकार देश में प्रगति के साथ प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित कर रही है। वहीं संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का
लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट कल पेश किया जाएगा। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य वृद्धि 5% से नीचे की दर से हो रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक कल से चेन्नई में शुरू होगी। IIT मद्रास में होने वाली इस बैठक में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर संगोष्ठी भी होगी। इसकी अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति करेंगे। श्री मूर्ति ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस बारे में जानकारी दी। In deployment of technology, be it in administrative COVID doses or in the ability to develop vaccines or in terms of delivering education content through technology, is something that needs to be brought to the forefront. इस बैठक में IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में अपनी बात रखेंगे। बैठक के दौरान डिजिटल शिक्षा संबंधी पहल और डिजिटल प्रौद्योगिकी से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। रायपुर से लगे सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई के दौरान मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जाता है कि सिलतरा के आसपास रहने वाले ग्रामीण कंपनी द्वारा निकाले गए मलबे से राख निकालते हैं जिसमें कोयला रहता है। लगातार राख निकालने से यहां एक लंबी सुरंग बन गई है। आज यह सुरंग अचानक धंस गई जिससे यह दुर्घटना हुई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया और उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान आज अंतिम दिन है। खरीदी का आंकड़ा अब तक 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के पंजीकृत किसानों से लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य के 23,39,000 किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। वहीं लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कल 6,900 से अधिक किसानों से 23,000 टन से ज्यादा धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2,000 टन धान की खरीदी हुई है।
मुंगेली जिले में भी लोरमी एसडीएम और मंडी की टीम ने पारदर्शी तरीके से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए छापामार कार्रवाई की। इस दौरान डोंगरिया गांव में औचक निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति के घर पर अवैध रूप से रखा गया 850 क्विंटल धान के साथ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। लोरमी की एसडीएम पार्वती पटेल ने बताया कि अवैध रूप से धान बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह औचक निरीक्षण के दौरान 2 पिकअप वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें लगभग 90 कट्टी धान था। और उसके बाद डोंगरिया के नरेश जायसवाल के यहाँ छापेमारी की कार्यवाही की गई। इसमें 2126 कट्टी अर्थात लगभग 850 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसका अवैध भंडारण उन्होंने कर रखा था। वह फुटकर व्यापारी हैं और उनकी धान रखने की क्षमता 10 क्विंटल है अधिकतम। इसमें मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके कॉम्प्लेक्स और दुकान जहां पर गोदाम था उसको सील किया गया है और पंचनामा बना करके मंडी को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा और उनके द्वारा जो है 5 गुना टैक्स वसूल करके मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस साल राज्य में 24,98,000 किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,32,000 नए किसान शामिल हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो, इस लिहाज से इस वर्ष राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2,617 उपार्जन केंद्र हो गए हैं। 18वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का कल कोरबा में समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कोरबा के सीएसीबी जूनियर क्लब में आयोजित इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर ग्रुप में प्रदेश के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसकी मदद से वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसमें काफ़ी 500 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया और ये बच्चे जो अपना हुनर दिखाए हैं, जो जिनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और नेशनल स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा, कोरबा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कोरबा हमारा औद्योगिक जिला है और शुरू से ही चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, अनेक खेल यहाँ खेले जाते हैं और बहुत से आयोजन यहाँ स्टेट लेवल के शुरू से ही होते रहे हैं। ताइक्वांडो का भी आज हुआ प्रदेश स्तर का, ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ से बच्चे इन स्केल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वहीं ताइक्वांडो संघ के सचिव मनोज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सीनियर वर्ग के खिलाड़ी 7 फरवरी को पौंडीचेरी में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पार्टिसिपेट किया था, इसमें लगभग 550 बच्चे आए थे। 550 बच्चे, उसमें कि सब जूनियर कैटेगरी में 150 बच्चे, जूनियर कैटेगरी में 100 बच्चे, कैडेट कैटेगरी में 100 बच्चे और सीनियर कैटेगरी में 50 बच्चे। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो बच्चे सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं वो आगे 7 तारीख को जाएंगे पौंडीचेरी के लिए और जो बच्चे जूनियर कैटेगरी में जीते हैं वो 1 तारीख को जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए और जो बच्चे कैडेट कैटेगरी में जीते हैं वो 26 तारीख को जाएंगे हैदराबाद के लिए। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता स्नेहा साहू ने कहा कि वे लगातार अभ्यास कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत हासिल करते हैं और हमारे तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने राज्य को नेशनल लेवल पर मेडल दें और आगे एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकें। कोरबा में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब कोरबा के खिलाड़ियों ने ही जीता। अब कुछ खबरें जिलों से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुंगेली जिले के लोरमी तहसील क्षेत्र में कल एक नया धान और पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। फिलहाल मुंगेली जिले का नाम माओवाद प्रभावित जिले के रूप में दर्ज है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर चिल्फी चौकी को उन्नयन कर थाना तो वहीं डिंडौरी में नए पुलिस चौकी की शुरुआत की गई है। इस मौके पर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
दुर्ग जिले में यातायात पुलिस द्वारा नई तकनीकों के माध्यम से यातायात संचालन को सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पटेल चौक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने स्मार्ट ट्रैफिक जैकेट का ट्रायल किया। इस स्मार्ट ट्रैफिक जैकेट और टोपी में LED लाइट के साथ रिसीवर लगा हुआ है और सिग्नल में ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिसके कारण चौक में लगे सिग्नल के लाइट का कलर बदलते ही जैकेट में भी कलर बदलता है। बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम पहुना में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक संजय द्विवेदी पहुना के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र गवई ने श्री द्विवेदी का अभिवादन किया। श्री द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आज देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आने के बाद से पत्रकारिता का बहुत विस्तार हुआ है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।